हाय बच्चों, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये खास तौर पर 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाया है मैंने, लेकिन ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी के काम आएगा। किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, सभी में ये जर्मनी के बारे में पूछा जाता है। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था 1871 में। इसका मतलब है कि जर्मनी पहले बहुत सारे स्टेट थे जर्मनी में, और उनको यूनिफाई करके एक स्टेट बना दिया गया, एक पूरा किंगडम बना दिया गया, और उसको बोलते हैं जर्मनी। यानी जर्मनी का जो जर्मनी नाम है ये 1871 में पड़ा था। तो ये यूनिफिकेशन की क्या हिस्ट्री है? एक तो फ्रैंकफर्ट भी आपको याद रखना है। फ्रैंकफर्ट क्या है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक सिटी है। यहां पे 1848 में यहां पर एक पार्लियामेंट बनी थी। 1848 में फ्रैंकफर्ट में, यहां है फ्रैंकफर्ट, ये जर्मनी का मैप है। तो इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बहुत सारे मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग थे। उन्होंने इलेक्शन करके एक पूरी पार्लियामेंट बनाई और वो यहां सारे इकट्ठे हुए फ्रैंकफर्ट में। लेकिन वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सक्सेसफुल नहीं हुई। Frankfurt Parliament was an unsuccessful attempt to unify Germany. जर्मनी को यूनिफाई करने का ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फिर इस जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ? फिर किसने किया? ये किया ओटो वोन बिस्मार्क ने। ये कैसे हुआ ये जानने से पहले मैं आपको जर्मनी की ये लोकेशन बताता हूँ, इसकी आउटलाइन कि 1871 से पहले जर्मनी क्या था। देखो, ये जर्मनी का मैप है। ये जर्मनी का मैप आज का मैप है। ये 1871 का नहीं, आज ये 2024 का मैप है आज। तो जर्मनी के इस तरफ यहां तो है पोलैंड, और यहां है इस तरफ है, ये है फ्रांस। उधर पोलैंड है, फ्रांस है, यहां चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे हैं। ठीक है। अब जर्मनी में टोटल 39 स्टेट्स थे। सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि 39 स्टेट थे जर्मनी में 1871 से पहले। 39 स्टेट थे अलग अलग, लेकिन ये सारे बोलते थे जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज बोलने वाला एरिया था ये सारा। लेकिन यहां स्टेट थे 39। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट था वो ये था, इधर वाला, यहां पर। और थोड़ा सा इसके पास पोलैंड का भी काफी हिस्सा था। इसको बोलते थे, ये बाउंड्री तो आज की है, इसको बोलते थे पर्सिया। पर्सिया की बाउंड्री थी। ठीक है। और ये जो एरिया था ना इधर, इस पे कंट्रोल था ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया और पर्सिया ये दो मेन कंट्री थे। तो ऑस्ट्रिया का जो कंट्रोल था वो इतना नहीं, ऑस्ट्रिया का कंट्रोल तो ये समझ लो यहां इधर तक था। ऑस्ट्रिया के पास तो नॉर्दर्न इटली का पार्ट भी था। ये 1815 में जो वियना में ट्रीटी हुई थी, वियना में जब नेपोलियन को हरा दिया था ब्रिटिश आर्मी ने और बाकी सब ने मिलके, तो फिर पूरे यूरोप को इन लोगों ने बांट लिया था। तो ऑस्ट्रिया को दे दिया था नॉर्दर्न इटली 1815 में। तब से ऑस्ट्रिया के पास था ये। तो ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ा एम्पायर था। ये आज की जो बाउंड्री वो मिटा देता हूं मैं, ये पूरा ऑस्ट्रियन एम्पायर था। बाकी छोटे छोटे स्टेट्स यहां बहुत सारे थे। यहां छोटे छोटे 37 स्टेट्स और थे बहुत सारे, ये समझ लो। तो टोटल 39 स्टेट्स थे। इधर फ्रांस था, ये पर्सिया था इधर, और ये ऑस्ट्रिया इधर, ये ऑस्ट्रिया। ये आपको माइंड में रखना है। ये लोकेशन थी 1871 से पहले। तो इसमें सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट तो पर्सिया था। बहुत अच्छी आर्मी थी इसकी। यहां का जो किंग था, किंग तो सभी में थे, किंग तो 39 स्टेट्स में 39 किंग थे। 39 टाइप की यहां आर्मी थी, और 35 से भी ज्यादा यहां करेंसी थी अलग अलग। सबसे मेन प्रॉब्लम यहां क्या आई थी? इकोनॉमिक स्फीयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई यहां। कैसे? यहां पे जो लोग बिजनेस करते थे, मान लो यहां से एक ट्रेडर है, वो अपना सामान लेके जाता है, दूसरे स्टेट में जाता है, तो उसको दूसरे प्रकार की करेंसी देनी पड़ती थी। तीसरे स्टेट में तीसरी टाइप की करेंसी।
ये बड़ी प्रॉब्लम थी। बाद में वो जोलवरेन बना दिया था ना 1834 में, जोलवरेन कस्टम यूनियन, उसने फिर वो सारी करेंसीज खत्म कर दी थी। तो मेन प्रॉब्लम ये थी, और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। तो ये दो लोग थे, ये ओटो वॉन बिस्मार्क तो यहाँ पर्सिया का चीफ मिनिस्टर था, जो बाद में पूरे जर्मनी का चांसलर बनता है, वो था ओटो वॉन बिस्मार्क। और यहाँ का पर्सिया का जो किंग था वो था कैसर विलियम फर्स्ट। कैसर विलियम फर्स्ट ही पूरी जर्मन यूनिफिकेशन के बाद पहला किंग बनता है जर्मनी का। और ओटो वॉन बिस्मार्क जो था वो फर्स्ट चांसलर बनता है। जर्मनी में चांसलर होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे ही जर्मनी में चांसलर बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट को। प्राइम मिनिस्टर समझ लो चांसलर। तो पहला जो चांसलर था वो बिस्मार्क था। बाद में 1933 में हिटलर भी बना था जर्मनी का चांसलर। चलो आगे देखते हैं। अब ये लोकेशन थी। तो सबसे पहले इन दोनों ने इनिशिएटिव लिया, पर्सिया ने इनिशिएटिव लिया और दे डिसाइडेड टू यूनिफाई जर्मनी। जर्मनी को यूनिफाई करने का इन्होंने फैसला किया। तो सबसे बड़ी अड़चन तो थी ऑस्ट्रिया, लेकिन उससे पहले का अड़चन थी यहाँ जर्मनी के ऊपर एक और स्टेट है, कंट्री थी यहाँ, ये ऐसे अभी भी है, ये डेनमार्क है। यहाँ डेनमार्क है, ये डेनमार्क है, इधर ये फ्रांस है, और ये बाकी लोकेशन बताई दी। ये पहले की है, 1871 से पहले का मैप है ये। तो पर्सिया ने डिसाइड किया सबसे पहले यहां वाले जो 2-3 स्टेट थे ना, ये डेनमार्क के कब्जे में थे। ये 2-3 स्टेट्स हैं ना यहाँ जर्मनी के, ये दीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। तो पर्सिया ने सबसे पहले फैसला किया डेनमार्क पे अटैक करने का। और ये दो जो स्टेट है ना, 3 स्टेट थी, होलस्टेन था एक, ऐसे। तो इनको डिफीट करने का फैसला किया और डेनमार्क के अगेंस्ट पर्सिया ने एक बैटल शुरू की 1864 में और डेनमार्क को हराया। डेनमार्क को हरा के यहां तक मर्ज कर लिया। डेनमार्क को हरा के यहां 1864 में डेनमार्क को डिफीट करके बिस्मार्क ने इतना मर्ज कर लिया। पहली लड़ाई ये जीती। और इस लड़ाई में ऑस्ट्रिया इसके साथ था, पर्सिया के साथ था। दूसरी 2 साल बाद, क्योंकि ऑस्ट्रिया के साथ फिर अनबन शुरू होगी, यहां जो कंट्रोल था ना, इन दोनों ने आपस में बांट लिया था, इस पे फिर अनबन होगी। और बिस्मार्क को पता था कि जब तक ये ऑस्ट्रिया है तब तक यूनिफाई नहीं हो सकता, ये एक देश एक जर्मनी नहीं बन सकता। तो उसने फिर डिसाइड किया 2 साल बाद कि ऑस्ट्रिया को हराया जाए, ऑस्ट्रिया को यहां से हटाया जाए। तो उसने 1866 में ऑस्ट्रिया पे अटैक किया पूरी प्लानिंग के साथ। बिस्मार्क जो था वो बहुत बड़ा स्टेट्समैन था, डिप्लोमेटिक था, कूटनीति थी उसके अंदर। कई बार हमारे पास, जैसे मान लो एक आदमी के पास सेना है 10 लाख, एक के पास है 2 लाख, तो कौन सा जीतेगा? जनरली हम कहेंगे वो 10 लाख वाला जीतेगा। लेकिन अगर आपके पास पॉलिसी अच्छी है, स्ट्रेटजी अच्छी है, तो 2 लाख वाले भी जीत सकते हैं। ऐसा आदमी था ये बिस्मार्क। तो इसने फिर ऑस्ट्रिया पे अटैक किया और ऑस्ट्रिया को 1866 में इसने हराया। और ऑस्ट्रिया वाला एरिया था ना, वो सारा इसने मर्ज कर लिया। यहां होगी, पहले वाला मैप था ना, तो ये समझ लो आप, ऑस्ट्रिया को 1866 में डिफीट करके हटा दिया। और ये जो स्टेट थे ना, ये आधे आधे स्टेट बट गए, आधे ऑस्ट्रिया के साथ थे और आधे ये, इनमें से आधे जो थे ना 50% वो ये ऑस्ट्रिया के साथ और आधे ये पर्सिया के साथ। अब बचते हैं ये फ्रांस वाले स्टेट्स। फ्रांस की बाउंड्री पे जो स्टेट थे ये बच गए। तो अब क्योंकि फ्रांस की बाउंड्री पर जो स्टेट थे वो फ्रांस के अंडर में थे, समझ लो, फ्रांस की सपोर्ट थी, अंडर में नहीं था, सपोर्ट थी फ्रांस की, फ्रांस इनकी सपोर्ट कर रहा था। तो फिर बिस्मार्क को काफी टाइम लेना पड़ा, 66, 67, 68, 69, 70 में जाके उसने फैसला किया फ्रांस पे अटैक करने का, क्योंकि फ्रांस को हराए बिना पूरे जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हो सकता। तो फ्रांस को उसने 1871 में डिफीट किया। जुलाई में लड़ाई शुरू हुई थी, इसको बोलते हैं फ्रैंको पर्शियन वॉर। ये फ्रैंको पर्शियन वॉर 1871 में खत्म हुई जनवरी में, लेकिन शुरू हो गई थी जुलाई 1870 में। तो फ्रांस को हराया। फ्रांस को हराने के बाद ये सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया
और फ्रांस पे उसने बिस्मार्क ने यहाँ तक पेरिस तक कंट्रोल कर लिया था। पहले ये पेरिस है फ्रांस में, पेरिस तक कंट्रोल कर लिया था। तो उसके बाद में छोड़ दिया था उसको, और केवल उसके 2 स्टेट थे ना यहाँ पास में, अल्सेस और लॉरेन, वो 2 स्टेट उन्होंने रखे थे। तो ये फ्रांस को हराते ही समझ लो जर्मन यूनिफिकेशन हो गया। तो ये 3 लड़ाइयां लड़ी। दीज 3 बैटल्स वर फोर्ट बाय बिस्मार्क टू यूनिफाई जर्मनी। ये डेनमार्क के अगेंस्ट और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट 1866 में, और फ्रांस को उसने डिफीट किया 1871 में। ये ऐसा कहते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है तो, कि 7 साल में 7 ईयर्स में ये 3 बैटल उसने जीती। एंड ही यूनिफाइड जर्मनी, जर्मनी को उसने यूनिफाई कर दिया। अब बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क के बारे में आपको याद रखना है कि बिस्मार्क एक जंकर था। ये एमसीक्यू में आ सकता है, जंकर था। जंकर था, कंजर्वेटिव था। जंकर होते हैं भी लैंडलॉर्ड। जर्मनी में पहले लैंडलॉर्ड लोगों को, नोबल्स को जंकर बोलते हैं। तो ही वॉज वन ऑफ द जंकर्स, ये जंकर था। और कंजर्वेटिव था और बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक था। ये सारी बात आपको याद रखनी है। और जर्मन यूनिफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। लॉन्ग आंसर में आए तो कंप्लीट, एमसीक्यू आप समझ जाओगे कौन सी लड़ाइयाँ थी, कौन से साल में हुई। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 18 जनवरी 1871 इस दिन फिर सब इन जितने भी ये प्रिंस थे, यहाँ पे किंग थे, ऑस्ट्रिया के जो बिस्मार्क थे, विलियम कैसर फर्स्ट, ये जो सारे थे, उनकी मीटिंग हुई 18 जनवरी 1871। ये कहाँ हुई? ये पेरिस के पास एक जगह है, वर्सेज, वर्सेज बोलते हैं इसको, वर्सेज, पैलेस ऑफ वर्से, वर्से पैलेस बोलते हैं इसको। तो इस वर्से पैलेस में एक हॉल ऑफ मिरर्स है, हॉल ऑफ मिरर्स, अभी भी है ये, अभी भी हॉल है ये। तो ये इस हॉल में मीटिंग हुई और सभी लोग इसमें शामिल हुए और इसमें फैसला हुआ इस मीटिंग में। ये यहाँ पेरिस है और इसके पास ही वर्से पैलेस है। वर्से पैलेस लुई 13 ने बनवाया था, 14 ने उसको और डेवलप किया, और 16 के टाइम तो काफ़ी उसमें बदलाव आ गया था, क्योंकि लुई 16 की जो वाइफ थी यहाँ पे, वो बहुत फैशनेबल लेडी थी और उसने उस हॉल ऑफ मिरर्स में खूब हीरे जवाहरात, सोना चांदी लगवाया था। उसी कारण वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। तो यहाँ पे मीटिंग हुई हॉल ऑफ मिरर्स में, वर्सेज में। वर्से कहाँ है? ये पेरिस के पास है, छोटी सिटी। अब तो पेरिस में मिल गया, ये पूरा फ्रांस की सिटी है। और यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ? कैसर विलियम फर्स्ट, कैसर विलियम फर्स्ट को इन सब राजाओं ने अपना किंग मान लिया। जर्मन यूनिफिकेशन हो गया और कैसर विलियम फर्स्ट को इस पूरी जर्मनी का किंग बना दिया गया। ये किसका किंग था? पहले ओनली पर्शिया का किंग था ये 1871 तक। 1871 के बाद इसको ये पूरे जर्मनी का किंग बना दिया गया। और बिस्मार्क कौन बना? बिस्मार्क बना फर्स्ट चांसलर। फर्स्ट चांसलर 1871 में बना और ये 1871 से 1890 तक चांसलर रहा था इसका, जर्मनी का। ठीक है, तो कैसर विलियम फर्स्ट और ओटोमन बिस्मार्क दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद और भी है थोड़ा सा। इसके बाद क्या याद रखना है आपको? इसमें बिस्मार्क ने कुछ डिसीजन लिए थे, वो याद रखने हैं। उसने करेंसी को मॉडर्न कर दिया था, करेंसी का मॉडर्नाइजेशन कर दिया था। अच्छे फैसले लिए बिस्मार्क ने। और एक लीगल और जुडिशियल सिस्टम था ना, उसको भी एस्टैब्लिश कर दिया था। लीगल सिस्टम भी उसने अच्छा कर दिया था बिस्मार्क ने। 1870 के बाद पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा और उसके बाद ये फैसले लिए गए। तो ये था जर्मन यूनिफिकेशन। ये 1871 में हुआ। किसने किया? ये ओटो वोन बिस्मार्क को ही आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी कहते हैं। जर्मनी को बनाने वाला आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी है, वो कौन था? बिस्मार्क। ठीक है। और ये कैसर विलियम फर्स्ट यहाँ का किंग बना। इन दोनों ने इनिशिएटिव लिया और ये 3 लड़ाइयाँ जीती और जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, क्योंकि पहले 39 स्टेट्स थे और इसको एक कर दिया।
और ये करेंसी को मॉडर्नाइज कर दिया, क्योंकि बहुत सारी 35+ करेंसी थी और जो ट्रेडर होते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। तो ये सारा क्रेडिट जाता है ओटो वॉन बिस्मार्क को। तो जर्मन यूनिफिकेशन में इतना ही। अगले वीडियो में इटली के यूनिफिकेशन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।